वो चेंज हो गया था। तो इसमें हमें रिलेशन गिवन है एबीसी में कौन सा, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इंटू बी माइनस सी, ये गिवन है। और ये जो ऊपर में लॉग है उसमें लॉग ए प्लस सी प्लस लॉग ए प्लस सी माइनस 2b, ये है। एंड नीचे में जो लॉग है उसमें है लॉग ए माइनस सी। तो ये देखो नीचे में ए माइनस सी है, ठीक है, नीचे में ए माइनस सी है। तो ऊपर में भी जो लॉग रहेंगे उसमें हमें ए माइनस सी लाना होगा, तभी जाके कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो ऊपर में जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां हम इस रिलेशन से बी निकाल के पुट करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से बी कितना आता है। ये ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये देख लो 2ac इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इधर लेके आ जाओ उसको, a प्लस सी इंटू बी। तो b इज इक्वल टू आ जाता है 2ac अपॉन a प्लस सी। हाँ सही पहचाना अभिषेक की एचपी में है, लेकिन हमारा अभी एचपी नहीं हुआ है तो उसमें नहीं जा रहे हम। हमें तो बस क्या करना था, b निकालना था एन सी के टर्म्स में, एन यहाँ पे पुट करना था क्योंकि नीचे वाले लॉग में ए सी है एंड ऊपर वाले में भी फिर हमें ए सी ही लाना होगा, ए एन सी। तो ये log a प्लस सी, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले वाले में log a प्लस सी माइनस 4ac अपॉन a प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। एंड डिवाइड में log a माइनस सी। तो ये देखो एलसीएम वगैरह ले लेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। यहाँ पे ये log a प्लस सी एंड इधर बच जाएगा log a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a प्लस सी। और ये m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी से, m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी से ये log a प्लस सी प्लस log a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस log a प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कैंसल आउट, यानी अंदर वाली चीज देख लेना, a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाती है। ये जब तुम देखोगे तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा तो 2 बाहर, तो ऊपर में log a माइनस सी, नीचे में log a माइनस सी। तो फाइनल आंसर 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 8 में ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट log b बेस a इज इक्वल टू 3/2 एंड log d बेस c इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर में 3/2 एंड d इज इक्वल टू आ जाएगा c की पावर में 5/4, है ना। और हमें गिवन है a माइनस सी इज इक्वल टू 9, a माइनस सी 9 गिवन है। तो और बाद में क्या पूछा गया है, b प्लस डी अपॉन ए प्लस सी कितना होगा। तो ये देख लो यहाँ से a कितना आएगा, ये बताओ। a जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा b की पावर में 2/3, 2/3। c निकालेंगे तो d की पावर में 4/5 आएगा। अब उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, इसकी वजह से हम कर रहे हैं इज इक्वल टू 9। अब ये देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज फैक्टराइज हो जाएगी क्या, बोलो। लेफ्ट हैंड साइड वाला ये अब दिख जाएगा फैक्टराइज होता हुआ। ये देखो ये b की पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फैक्टराइज होके b की पावर 1/3 प्लस d की पावर 2/5 इंटू b की पावर 1/3 माइनस d की पावर 2/5 इज इक्वल टू 9। अब उसके बाद इधर ये b d परफेक्ट ये आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है।
तो उसके हिसाब से ये b की पावर 1/3, d की पावर 2/5 ये इंटीजर्स है। तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट, तो 9 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो लिखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यस सर। फिर उसके सर बाद 9 सर बोलो। सर बी इज इक्वल टू ए की पावर में 3/2, फिर ए इज इक्वल टू बी के पावर में 2/3 कैसे हुआ सर? वो पावर हमने दोनों तरफ 2/3 से रेज कर दी है, वहां से हुआ। यस सर, थैंक यू सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। यस सर। 10th 11 11 ठीक है, 11th को देख लो। 11th में है log x बेस 10 का स्क्वायर, इसकी जगह पे टी ही पुट कर लेते सीधा। ये log x बेस 10 की जगह पे टी, तो यहां से ये टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस log 2 बेस 10 इसका स्क्वायर प्लस सर 1। हाँ, सर वो 10 की पावर में 2 है या 2x है? नहीं वो log की पावर है। ठीक है, ठीक, वो log की पावर है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें चाहिए। तो यहाँ पे इसके रूट्स, इस टी के रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे t1 एंड t2। ठीक है, तो एक काम कर लेते, t1 t2 को निकाल ही लेते हैं। ये t1 इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा, प्लस के साथ ले लेना। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़, चलो देखते क्या होता है ये। -2 प्लस 4 प्लस 4 इंटू log 2 बेस 10 का स्क्वायर -4, ये आ जाएगा अपॉन 2। ऐसे ही t2 आ जाएगा माइनस के साथ 4 प्लस 4 इंटू log 2 बेस 10 का स्क्वायर -4। तो ये 4 गया। ठीक है, यहां से जो बाहर आएगा वो क्या है, 2 इंटू 2 log 2 बेस 10। अब ये log 2 बेस 10 क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है बताओ। पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, तो उसको मॉड में लिखे, चाहे मैंने क्या बताया था, अंडर रूट के बाहर अब कुछ भी लेना है तो उसको किसके साथ लेंगे, मॉड के साथ। लेकिन अब ये पॉजिटिव था, तो मॉड पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। यहाँ पे t2 इज इक्वल टू -2 log 2 बेस 10 अपॉन 2। तो देख लो यहाँ से जो t1 आएगा वो है -1 प्लस log 2 बेस 10, एंड जो t2 आएगा वो है -1 माइनस log 2 बेस 10। अब ये तो t1 t2 थे, हमें तो x1 प्लस x2 चाहिए था। मतलब ये जो t1 रहेगा वो log x1 रहेगा। ठीक है, एंड ये जो t2 रहेगा वो log x2 रहेगा। तो हमें x1 प्लस x2 चाहिए, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की पावर में -1 इंटू 10 की पावर में log 2 बेस 10। तो ये देख लो 1/10 इंटू 2 दैट इज 1/5। सेम यहाँ पे जब निकालोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/20। देख लो इसमें 1/10 एंड 1/2 आएगा, तो 1/20। तो यहाँ से सम निकाल लो इसका। ठीक है, ये देख लो, ये 0.02 आएगा, 0.2 आएगा, और ये 0.05, दोनों का सम 0.25। क्लियर है। यहाँ पे भले ही वो क्वाड्रेटिक लॉग में है, लेकिन जो वेरिएबल है वो x है, तो
उसको सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज ही उसके रूट्स कहलाती है। तो यहाँ पे x1 x2 का सम हमें चाहिए था। फिर उसके बाद 12, 13, 14, सर 14th 15th। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो उसको यहाँ पे। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 14 को, बस इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, इतना ही करना है। अब सबसे पहले इस लॉग को डिफाइन करेंगे, तो ये x+1 अपॉन x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो वो आ जाएगा -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो x+3 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन -3। तो यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to ∞। क्लियर? यही आएगा। एक मिनट, और भी आएगा उसमें, -3 to -2 यूनियन -1 to ∞। यह आ जाएगा। अब इसी के थ्रू हमें डायरेक्टली इसको डील करना है। ये बताओ, लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड उसका बेस अगर यूनिटी के सेम साइड रहते तो लॉग का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव तो उन पॉइंट की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जैसे हमने लॉग इनइक्वालिटीज देखी, वो थोड़े अलग थे, ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। इसको अगर हम ऊपर भी लेके जाएंगे तो बेस देख लो अलग हो जाएगा, बेस वेरिएबल हो जाएगा, तो उसको चेंज करना वहां पे मुश्किल है। और ऐसे डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पता नहीं वो पॉजिटिव है या निगेटिव। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डील करेंगे। डिफाइन तो हमने कर लिया। अब इस x के लिए बताओ -3 to -2, इसके लिए ये x+3 किसके बीच में लाई करेगा? बोलो, x+3 किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 0 to -1. 0 to 1 आएगा, है ना? 0 to 1 आएगा। तो इस लॉग का साइन बताओ कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लॉग का साइन नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव और इधर वाला बताओ, ये x+1 अपॉन x+2, ये 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा इसके लिए, -3 to -2 में? बोलो, बड़ा. बड़ा आएगा, दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। ये देखो, ये जो x है ना, -3 to -2 के बीच में लाई कर रहा है। तो x+1 किसके बीच में वैरी करेगा? ये वैरी करेगा -2 to -1, एंड x+2 जो है वो वैरी करेगा -1 to 0। अब इन दोनों का रेशियो बताओ। ये 0 नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते ना, वो तो हट ओपन लिया है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? है कि नहीं? जब रेशियो लेंगे यस सर। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बताओ 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? फिर साइन को अब कंसिडर मत करो तुम, चलो वो माइनस माइनस कैंसल आउट होने वाले हैं, वो तो हमें दिख गया। तो x+1 को उसका साइन हटा दो। न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बीच में आती है? 1 to 2, एंड नीचे वाले की आती है 0 to 1, मतलब डिनोमिनेटर 1 से छोटा है। मैं साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि साइन तो कैंसल आउट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। बस हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को देख रहे हैं। x+1 लाई करेगा 1 to 2 एंड x+2 लाई करेगा 0 to 1, मतलब डिनोमिनेटर 0 से 1 से छोटा है, तो वो और हेल्प करेगा इसको बड़ा करने में नंबर को। तो ये ऊपर वाली मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो इस लॉग का साइन कैसा आएगा? बोलो, इधर वाले का साइन पॉजिटिव और इधर वाले का साइन निगेटिव। तो ये निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव हो सकता है क्या? नो सर। तो No, ये sir. हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होगी। एंड बाद में बचा x -1 to ∞।
तो उसके लिए देख लो ये लॉग पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी 1 से बड़ी, एंड ये वाला लॉग निगेटिव आ जाएगा क्योंकि अंदर की क्वांटिटी अब 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो मतलब इस पूरे x को हम ले सकते हैं, ये पूरा x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इधर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बन जाएगा, तो सेटिस्फाई हो रही है इनइक्वालिटी। तो फाइनल आंसर जो है x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? अच्छा है ये क्वेश्चन। यस सर। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें यहाँ पे, और सॉल्व किया भी नहीं जा सकता, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो गलत है करना, फिर एक तरफ लाना होगा एलसीएम वगैरह, उसके बाद भी वो सॉल्व हो ये जरूरी नहीं है, इसको ऐसे डील करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 15। सर हाँ बोलो। 15 सर। 15 में क्या हो क्या गया? उसमें बेस 1/2 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है, वो तो दिख गया होगा। अब सबसे पहले तो लॉग को डिफाइन करेंगे तो x प्लस 5 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां से देख लो x बिलोंग्स टू r आएगा एक्सेप्ट 5 -5, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट -5 है, इधर प्लस प्लस इसको इंक्लूड नहीं करना था, तो r एक्सेप्ट -5। सेकेंड 3x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1/3। ये हमने लॉग को डिफाइन किया। अब उसके बाद इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो जब इनइक्वालिटी हटेगी तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी, वो लॉग हटेगा तो, सॉरी, लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 लेस देन 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, एक तरफ जब लेके जाएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 24 ग्रेटर देन 0, तो 8 कॉमन आके कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे x -3 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। फाइनल इन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन देख लो क्या आ जाएगा, -इंफिनिटी टू -5, क्योंकि देख चलो निकाल ही लेते हैं यहाँ पे। पहला वाला क्या था, r एक्सेप्ट -5, इसमें क्रिटिकल पॉइंट -5 उसको इंक्लूड नहीं करना था। फिर उसके बाद है -1 1/3 एंड 3, इन चारों को इंक्लूड नहीं करना है। अब पहला वाला कहता है r एक्सेप्ट 5 -5, ये हट गया। दूसरा कहता है r एक्सेप्ट 1/3, तो उसका 1/3 हटा हुआ है। ये कहता है -1 से छोटा एंड 3 से बड़ा, तो जो भी आने वाला है वो क्या है, -इंफिनिटी टू -5 ओपन यूनियन -5 टू -1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। क्लियर? अब देख लो ये जो P आएगा वो कितना है, -5, Q जो है वो भी -5 है, R जो है वो है -1 एंड S जो है वो 3 है, तो बन जाएगा। अब यस सर। यस सर। 25 प्लस 25 51/9, 51/9, तो देखो वही आता है लगभग 5.66 या 5.767। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल के लेक्चर में इसका कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, या किया है पार्ट 3? क्योंकि मैंने कल बोला था पूरा, चलो हटाओ, तो इसको कंप्लीट करके रखना पार्ट 3 को। तो कल पूरा लेक्चर डिस्कशन का ही होगा, उसमें हम जो क्वाड्रेटिक का बाकी है वो भी डिस्कस कर लेंगे एंड इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। चलो ठीक है। और सॉल्व सभी लोगों को करना है, सिर्फ 4-5 लोगों को नहीं। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डिस्कशन जो होता है वो सिर्फ 4-5 लोगों के लिए,
बाकी देख रहे तो थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे तब बहुत अच्छे से इसका फायदा मिलेगा तुम्हें, वरना तो वो चीजें भूल जाओगे। आज देखा है सिर्फ, उसको जाके घर पे तो कुछ करोगे नहीं। घर पे अगर कुछ नहीं देखोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, फिर तो भूलनी है चीजें 2-3 दिन बाद, याद ही नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से सॉल्व करो इसको, ठीक है। ये प्रेशर तो कुछ भी नहीं है, अभी ज्यादा नहीं आया तुम लोगों के ऊपर, जे वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं। जब बाद में जो प्रेशर आता है ना, जब 24-24 टॉपिक एक साथ एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उस प्रेशर को हैंडल करना है हमें, ठीक है। तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दो। लोड आ रहा है, ये आ रहा है, होमवर्क नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से ये नहीं करने लायक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, पता नहीं, या किसी और सब्जेक्ट का ज्यादा होमवर्क मिला था क्या? यस सर, केमिस्ट्री का। कितना मिला था? ऐसा कितना होमवर्क मिल गया था तुम लोगों को केमिस्ट्री का? बताओ सच सच कितना मिला था? रीजन क्या था ये तुमने होमवर्क नहीं किया, इसका रीजन बताओ, सही सही बताओ, तो उससे तो पता चलेगा ना हमें कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। क्योंकि सॉल्व करना, और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का। सिर्फ यहाँ पे बैठ के कंसेप्ट देखना, लिखना, क्लास नोट्स बनाना, वो तो चलो करना ही है, साथ ही साथ उसको अप्लाई करना। वो जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसी में तो तुम कर पाओगे उन क्वेश्चंस में, तभी तो तुम उससे सीखोगे। क्या रीजन था बताओ ओजस? यस सर। क्या रीजन था नहीं करने का? सर नहीं सर, मैंने किया सर। अच्छा, किया है क्या तुमने? हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद ओम बताओ। सर, मैंने पार्ट 3 नहीं किया अभी। अच्छा, पार्ट 3 नहीं किया क्या? ठीक है। ओम? सर पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 बाकी है? लास्ट के 8 क्वेश्चन से बाकी है। 8 से? अच्छा, फिर उसके बाद और तो पता चल जाता है किसने किसने नहीं किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, हमें पता रहता है कि हर साल वो पूछे जाते हैं, जो कुछ कुछ लोगों ने ही पूछे। तुमने बताओ क्यों नहीं किया समर्थ? सर पार्ट 2 पूरा स्टार्टिंग के 10-11 क्वेश्चंस किए थे। वही, उसमें है ही कितने क्वेश्चंस? नहीं सर, आज सुबह ही कर रहा, पार्ट 2 पूरा करने वाला था, बट वो पहले के 10 क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक गए, थोड़े से क्वेश्चंस, और टाइम थोड़ा ज्यादा चला गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, लेकिन करते रहना, ये एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। और सर 11th के टॉपिक्स तनीषा देखो अपने कितने हो गए हैं। FOM1 क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज चल रहा है, उसके बाद आएगा ट्रीगो। FOM2 देन आएगा बाइनोमियल, PNC, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक में 3 आ जाते हैं, उसको कोनिक ही पकड़ेंगे पूरा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल 13 टॉपिक्स है, वो छोटे छोटे, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे लास्ट में, वो तो तुम्हारे इसमें होगा, क्या कहते हैं, स्टेट बोर्ड में या CBSE में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर अभी।
लेकिन हम यहाँ पे रेजोनेंस के इसमें वो लास्ट में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसमें ज्योमेट्री भी होती है, उसमें वेक्टर भी होता है, उसमें कैलकुलस तो चलो नहीं आता है, उसमें अलजेब्रा रहता है, तीनों का मिक्सचर रहता है उस टॉपिक में, तो इसकी वजह से लास्ट में पढ़ते हैं। हाँ, आफ्टर सीक्वेंस सीरीज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अब सीक्वेंस सीरीज में। लास्ट क्वेश्चन क्या था? जो हमने कल किया है, लास्ट क्वेश्चन बताओ। सर वो if a1 to an are in AP with common difference d, find 1 upon root an minus root a1 bracket 1 upon root a1 plus root a2, वो वाला नहीं, क्या? वो थोड़ी था, वो तो अलग था, किसी कोई और था ये। हाँ, ये Sn इज इक्वल टू गिवन था। एस एन हाँ Yes, हाँ। sir. Sn is equal to n square plus 2n. ठीक है, तो चलो अब एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं हम, जिसके ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चन एडवांस ने पूछा है लगातार, मतलब थोड़ा अलग अलग चेंज कर करके, थोड़ा एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिला के बाकी इसके, लेकिन जो बेसिक फंडा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सेम था। तो देखो, लिखो उस क्वेश्चन को। कॉमन एपी का वो क्वेश्चन था। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मिनट, ये क्वेश्चन गया कहाँ? एक मिनट। हाँ लिखो, चलो क्वेश्चन। लेट एपी ए कॉमा डी वेयर, ये क्या है, डिनोट्स, ये इसे लिखना, डिनोट द सेट ऑफ, डिनोट द सेट ऑफ all the terms of an infinite AP with first term A, term A and common difference D. Common difference D where D is greater than 0 if AP 1,3 intersection AP 2,5 intersection AP 3,7 is equal to AP A, D है, तो वहां से हमें बताना A प्लस डी कितना होगा। देन A प्लस डी कितना होगा ये बताना है। मतलब वो क्वेश्चन 18 में भी आया है इस कंसेप्ट के ऊपर, ये 2019 का क्वेश्चन है, एंड 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम कंसेप्ट के ऊपर एडवांस में। तो ये कॉमन एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक एपी गिवन है, ठीक है,
इसमें फर्स्ट टर्म ए एन कॉमन डिफरेंस 3 है, तो वो एक एपी है। फिर ये दूसरी एपी जिसमें कॉमन फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, एंड ये तीसरी एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इनके हमें कॉमन टर्म्स चाहिए, मतलब जो टर्म्स इसमें भी पहले वाले एपी में आ रहे हैं, जो दूसरे में आ रहे हैं और तीसरे में आ रहे हैं, वो हमें टर्म्स चाहिए। और उन टर्म्स से भी एक एपी बनती है, उस एपी में फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो इस ए एंड डी के बारे में बताना है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्लियर है? यस सर। ये कॉमन एपी का क्वेश्चन होता है, 2-3 एपीज हमें गिवन रहती है, उनके कॉमन टर्म से भी एक एपी बनती है। तो उस एपी की यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, कितना आएगा। नहीं अभिषेक, गलत है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या क्या किया जा सकता है। ये क्वेश्चन एपी का कम और नंबर सिस्टम का ज्यादा है उसमें यूज। एपी तो तुरंत पता चल जा रही है हमें, 1, 4, ये पहली वाली एपी बनेगी, दूसरी वाली एपी भी बन जाएगी, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस है, एंड जो कॉमन एपी आती है, कॉमन टर्म से जो एपी आती है, उसमें उसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। हाँ सही है अभिषेक। नहीं ओम, कॉमन रे, कॉमन ओम, तीनों में कॉमन आने चाहिए वो टर्म्स। चलो ये एकदम से 3 वाला नहीं करते, पहले 2 वाला कर लेते हैं, वो देख लो। ये भी करना है हमें, लेकिन दो के बाद वाले को इसके बाद करते हैं। पूरा लैंग्वेज सेम है, पूरी लैंग्वेज यहाँ तक पूरा सेम लिख लेना, ठीक है। एंड इसमें एपी 1,2 इंटरसेक्शन एपी 2,3 और यहाँ पे a+d चाहिए, कितना होगा। तो चलो इसको मैं बता देता हूँ। पहली वाली एपी देख लो, उसमें फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ तक पूरा सेम है, ठीक है, यहाँ तक पूरा सेम है। और फिर उसके बाद ये लिख लेना, इसमें हम दो एपी के कॉमन टर्म से जो एपी बनती है उसके बारे में देख रहे हैं। तो जो पहली वाली एपी है उसमें फर्स्ट टर्म 1 थी, कॉमन डिफरेंस 2, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी इस एपी की? 3। फिर थर्ड टर्म 5, 7, 9, इस तरीके से हमें टर्म्स मिलते जाएंगे। इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म 2 है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म क्या आएगी? 5। फिर उसके बाद 11, अरे इसके बाद तो समझ गए ना, ये 8 8 आएगी ना, 8 11। फिर उसके बाद 14, 17, ये चलता जाएगा। इसमें अगली टर्म क्या है? 11 है कि नहीं? तो इसमें तो हमें डायरेक्टली कॉमन टर्म्स दिख ही रहे हैं। सबसे पहली कॉमन टर्म कौन सी है? 5, 5। फिर उसके बाद कौन सी है? 11 है। उसके बाद कौन सी आएगी? 17, कॉमन एपी कौन सी आएगी? 5, 11, 17,
ये आती चली जाएगी। इसमें बताओ फर्स्ट टर्म तो 5 आ गई, वो तो हमें दिख गया। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? 6 6 है। अब ये बताओ, ये जो 6 आया है कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस कितना था पहले वाले का? 2, दूसरे वाले का 3। तो ये 6, 2 एंड 3 का क्या होता है? चलो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे एलसीएम दिखवाना था, डाटा ऐसा ले लिया। यहाँ पे एक चेंज करो फिर तुम लोग, यहाँ पे क्या करो, पहले इसमें 2 कर लो, ये 2,2, ये 2, कितना करोगे, 4,3 ऐसे करो चेंज, क्योंकि क्या वो एलसीएम आता है। या तो रहने दो, चलो हटाओ, वो 3 वाले में दिमाग लगाना ही हमें, यही रहने दो। तो ये एक तरीके से जो डी आने वाला है, कॉमन एपी का जो डी है, पहले वाले एपी का डी एंड दूसरे वाले एपी का डी, उसका क्या है, वो एलसीएम है। यहाँ पे A1 5 है, D1 2 है, A2 2 है एंड D2 ये दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस 3 है। ठीक, तो ये जो डी आएगा वो एक तरीके से क्या है, एलसीएम ऑफ D1 D2। ठीक है, तो ऐसे ही 3 एपीज रहेगी, तो उसमें तीनों के डी का एलसीएम आएगा, कॉमन डिफरेंस है इसका। तो डी निकालना तो बहुत आसान होता है, डी में कोई दिक्कत नहीं होती, बस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे तो चलो वो डायरेक्टली हमें दिख ही गई, फर्स्ट टर्म क्या आती है 5, तो ज्यादा झंझटी नहीं हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नहीं दिख पाता है, हम 5-6 टर्म तक लिखते, 10 टर्म्स तक भी लिखते तो नहीं दिख पाती है। तो ऐसे इसमें क्या करेंगे वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसके पहले वाले के थ्रू। तो यहाँ पे जो डी आएगा, ये बताने के लिए बस मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। जो डी आने वाला है, कॉमन एपी का जो डी रहेगा, वो इन दोनों एपीज के डी का एलसीएम रहेगा। क्लियर है? देयरफॉर अब a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 6, तो a प्लस d इज इक्वल टू आने वाला है 11। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लिख लो इसको और उसके बाद वो 3 वाले के ऊपर आ जाओ। हाँ, वो कहाँ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वगैरह में जाएंगे। ठीक है अभिषेक, बोला ना, मैंने बोला था ये सीक्वेंस सीरीज का कम और नंबर सिस्टम का ज्यादा पार्ट आता है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ये जो दूसरा है, इसमें किसी को कोई डाउट? कितने लोगों को पता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम? बस एक, बाकी लोग, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। वैसे भी उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ने वाली हमें, वो ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चंस में होगा। यहाँ पे तो बस ये इसी में अगर करते उससे तो आसानी से आ जाता, लेकिन हटाओ, इसके लिए हमारे पास और भी तरीका है। नहीं तनीषा, आंसर 157 है। डी तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का निकल गया होगा। डी यस कितना सर। आता है? 105। 105 आएगा, क्योंकि 5, 7 एंड 3 का एलसीएम, ये डी आता है फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म इतना आसानी से नहीं निकलने वाली यहाँ पे।
नहीं, फर्स्ट टर्म 17 नहीं, गलत है। 157 आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो आने वाली है वो है 52। निकालिए आप अनुष्का। सर वो एक के आ गया बाद में। मतलब तुमने वहां तक लिखा है, 52 तक लिखा है सारे एपीज के टर्म्स को। यस सर। चलो हटाओ, अगर मान लो वो बहुत बड़ी आ जाती तो 100 के पार हो जाता तो तब तक लिखते। चलो देख लो अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो हम लिख ही सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 105. एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, वही है ना? हाँ, 3, 5 एंड 7, तो वो है 105। तो डी तो हमें मिल गया। पहली एपी, तो पहली एपी क्या है, उसमें फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3, तो 1, 4, 7, 11, ये उसके टर्म्स है। फिर दूसरे एपी के जो टर्म्स है, वो फर्स्ट टर्म क्या थी उसमें? 2 है, कॉमन डिफरेंस 2. 5 है, तो 2, 7, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या? सर वो 14710 आएगा. Yes, sir. 1, 4, 7, 10, हाँ 10। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 12। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगले वाले में फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7, तो 3, 10, 17, इस तरीके से हमें नंबर्स मिलेंगे, ठीक। इसके बाद वाला और एक आध लिख ही लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आने वाला है 13, फिर 16, यहाँ पे आने वाला है 5 ऐड करेंगे तो 17। 17. हाँ, इसमें आगे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो इस तरीके से हमें टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें तीनों के कॉमन टर्म्स को लिखना पड़ेगा, मतलब इसको लिखना पड़ेगा जनरल टर्म्स को। उसी से हम तीनों में जो आते हैं कॉमन टर्म उसको निकाल सकते हैं। तो पहले वाले की जनरल टर्म बताओ क्या है? पहले वाले की जनरल टर्म 3n plus 2, 3n minus 2. 3 T n1 लेते हैं, इसके लिए n1 कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे वो आ जाएगा 1 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 4, सॉरी 3। तो यहाँ से वो आ जाएगा 3n1 माइनस 2। इसके लिए बताओ क्या आएगा? 5n2 minus 3. तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5n2 माइनस 3, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 7n3 माइनस 4, ठीक है। ये आ जाएगा। अब उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, इन दो एपीज के कॉमन टर्म्स को निकालते हैं। इन दो एपीज के कॉमन टर्म्स को निकालते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड के कॉमन टर्म्स को निकालते हैं, ठीक है। वैसे वो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं, क्या क्या आने वाले हैं? 7। फिर उसके बाद अगली जो टर्म आएगी वो 15 के बाद ही मिलेगी, लेकिन वो हटाओ, हम इससे जाएंगे अब। Tn1 निकाला, Tn2 एंड Tn3। तो पहले हमने क्या करने का सोचा, इन दोनों के कॉमन टर्म्स निकालेंगे। फिर इन दोनों के Tn1 पहले वाले के एंड तीसरे वाले के निकालेंगे कॉमन टर्म्स, ठीक है। तो ये देख लो, ये Tn1, Tn2। तो कॉमन टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरल टर्म को इक्वेट, है कि नहीं? तो 3n1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5n2 माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे, n1 n2 कैसे होते हैं बताओ? n1 n2 यहाँ पे सर नेचुरल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उस पॉइंट की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5n2 प्लस 1 अपॉन 3। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्टली कॉमन टर्म मिल ही रहे हैं। अगर वो दिख जाते हैं
तो फिर इससे मत जाना। लेकिन कभी कभी क्या हम 5-6 टर्म्स भी दिखते हैं तब भी इन दोनों में कॉमन टर्म नहीं दिख पाते, तो उसमें फिर इससे जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉमन टर्म तो दिख गया क्या सभी लोगों को पहले दो एपीज में? यस सर। 7 आएगा। एंड दूसरी टर्म क्या आएगी बताओ? दूसरी टर्म इन दोनों में 22। 22 आएगी, है कि नहीं? इनके कॉमन टर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन टर्म्स से जो एपी मिलने वाली है उनका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 15, है ना? वो 15 रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये सब नहीं करते यहाँ पे क्योंकि हमें दिख गई है टर्म्स, कौन से टर्म्स कॉमन आने वाले वो दिख गया है, तो ये सब नहीं करते क्योंकि लेंदी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो दो के कॉमन टर्म्स निकाल लिए पहले, तो इन दोनों के कॉमन टर्म्स आने वाले हैं 7। फिर इन दोनों के कॉमन टर्म से जो एक एपी बनती है, ये दो एपी के कॉमन टर्म से एक एपी ही बनती है, तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा उन दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम रहेगा। तो ये जो एपी आने वाली उसमें फर्स्ट टर्म 7 एंड सेकेंड टर्म आ जाएगी 22, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहने वाला है? 15। ठीक है, तो 22। ऐसे अगली टर्म इसमें 15 ऐड कर देंगे तो 37। यहाँ तक क्लियर है क्या बताओ? यस सर। बोलो। यस सर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पहले एंड तीसरे में जो कॉमन आने वाले टर्म्स वो निकाल लेते हैं। तो पहले एंड तीसरे में कॉमन टर्म्स क्या आएंगे? फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों में कॉमन टर्म्स 10। उसके बाद क्या आएगा बताओ? उसके बाद 31। 31। 45। 31 ना, 21 ऐड करेंगे तो 31। उसके बाद क्या आएगा? 52। 52। 52 आएगा। और यहाँ पे भी देख लो, इसके बाद जब हम करते तो क्या आने वाला था? 52। तो ये जो एपी बनी है, 31 नहीं आएगा। मतलब 15 ऐड करते क्या, फिर क्या हो जाएगा? 52 नहीं आएगा तो? नो सर, वो दूसरे इसमें 31 वो कॉमन नहीं मिलेगा। वो पहले इसमें सीधा 32 AP2 है ना, उसमें एक टर्म सीधा 32 है। किसमें? 31 वो देखो दूसरी एपी के हिसाब से उसमें 31 नहीं आना चाहिए, देखो सर। हाँ, दूसरे की थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं, पहले एंड तीसरे की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा वो दूसरे और तीसरी कॉमन मैं दे। देख एरो कहाँ सॉरी पे सर। लगाया हुआ है, देखना, ये देखो, सॉरी सर। फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आ जाएगा। अब ये कॉमन, ये जो एपी बनी है फर्स्ट एंड सेकेंड के कॉमन टर्म से बनी है, और ये जो एपी बनी है वो किसके कॉमन टर्म से बनी है? बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड के कॉमन टर्म से बनी है। तो यहां से जो, अगर इन दोनों में से अगर हम कॉमन टर्म्स निकालते हैं तो वो इन तीनों के कॉमन टर्म्स रहेंगे क्या? बोलो। सर। यस सर। रहेंगे। यस सर। तो यस कॉमन सर। टर्म तो हमें दिख ही गया, जनरल टर्म वगैरह लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो वो कॉमन टर्म कौन सी है? 52। तो क्लियर हो गया, इन तीनों एपी से एक जो कॉमन एपी बनने वाली है उसकी फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? अब 52 रहेगी। क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? समझो इस कंसेप्ट को। सेकेंड मेथड, उसमें कौन सी, N1 वाली क्या? उसमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, मतलब ये जैसे हमने जनरल टर्म लिखी थी ना, ये N1 को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब N1 होल नंबर है, ये लेंदी है थोड़ी, N1 होल नंबर है, तो N2 की ऐसी हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ताकि 5N2 प्लस
1/3 एक होल नंबर आ जाए, उसके अकॉर्डिंगली सोचना होता है। तो n2 की वैल्यू एक तो हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे, 3 नहीं 4 पुट कर सकते हैं। 4 पुट सर। n2 की वैल्यू फिर क्या पुट करेंगे, सर वो -1 आएगा ना, क्या 5 × हाँ -1। -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा। तो n2 की वैल्यू फिर 2। इस तरीके से n2 की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे ही फिर n1 एंड n3 को इक्वेट करते हैं तो n3 की वैल्यू निकलती है। उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके n1 की वैल्यूज मिलेगी, यहाँ से भी n1 की वैल्यूज मिलेगी। तो उन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आती है वो देखना होता है। थोड़ा अलग मतलब लेंदी है वो, तो इसकी वजह से उससे नहीं जा रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों एपी से एक कॉमन जो एपी बनती है वो हमें मिल गई डायरेक्टली, क्योंकि पहली कॉमन टर्म हमें दिख ही गई 7, एंड जो दूसरी कॉमन टर्म आने वाली है वो 15 के बाद आएगी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 15 है ना। तो वो एपी मिल गई, किससे मिली ये एपी, इन दोनों एपीज के कॉमन टर्म से ये एपी, एंड फर्स्ट एंड थर्ड के कॉमन टर्म से ये एपी। अब ये दोनों एपीज से हम एक कॉमन टर्म्स की एपी निकालती है, तो उसमें फर्स्ट कॉमन टर्म आती है 52। इसका मतलब वो 52 फर्स्ट एपी थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड एपी की कॉमन टर्म है, फर्स्ट कॉमन टर्म। क्लियर या नहीं, बोलो। यस सर। इसमें सीक्वेंस सीरीज का यूज नहीं है, सीक्वेंस सीरीज बस इतना था कि एपी लिखनी है, इतना ही है। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, उससे एपी लिखनी है, बाकी जो भी है वो नंबर सिस्टम। कॉमन टर्म मिल गई, पहले दोनों एपी में एक कॉमन टर्म हमें मिल गई 7, फिर उसके बाद दूसरी कॉमन टर्म आने वाली 22, तो वहां से एक एपी लिख ली। फिर फर्स्ट एंड थर्ड में भी एक कॉमन टर्म मिल गया हमें 10, फर्स्ट कॉमन टर्म, वहां से भी एक एपी आने वाली, वो लिख ली, उसका कॉमन डिफरेंस 21 था। फिर अभी ये जो दो एपीज मिली है, इनके कॉमन टर्म से भी एक एपी बनेगी, उसमें फर्स्ट टर्म 52 रहेगी, एंड वो जो 52 है उसको हम एक तरीके से इन तीनों एपीज की फर्स्ट कॉमन टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो ए आएगा वो कितना है, 52 है, डी जो है वो 107 है, तो यहां से ए प्लस डी जो है वो आ जाता है 105 है, ये 157 आ जाता है। क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, लिख लो इसको। हो गया ये वाला। हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो। इसमें बस चेंज ये कर लेना, सेम क्वेश्चन है, 1 3 तो है, फिर अगले में है 3 5, एंड फिर उसके बाद वाले में है 5 7, इतना चेंज है। सेम करना, ए प्लस डी बताना है।
जल्दी से बताओ तो अब इसको। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 105। 105। वो तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले वाले का 3 है, दूसरे का 5, तीसरे का 7 है। अब बस फर्स्ट कॉमन टर्म निकालो। सही है अभिषेक। सही है कौशल। नहीं ओम, फर्स्ट टर्म तुमने गलत लिखी। नहीं अनुष्का, हाँ आर्या सही है, अनुष्का गलत हो गया। नहीं तन्मय। और किसी का आया? सही है मल्हार, सही है हर्षिता। नहीं ओजस, गलत है। 68 कैसे आएगा? डी ही हमारा 105 आ रहा है। सॉरी सर, मैंने ए बताया। नहीं नहीं, ए 68 गलत है। हाँ सही है यश। चलो देख लो अब यहाँ पे पहली जो एपी है उस ये वाली एपी, पहली वाली एपी तो यही मिलने वाली है हमें, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस भी यही आने वाला है। ठीक है, बस अब सेकेंड एपी शुरू होगी 3 से एंड उसमें कॉमन डिफरेंस है 5, तो 3 5, फिर उसके बाद आ जाएगा ये 1 मिनट, यहाँ पे 8 आएगा, देन उसके बाद ये कितना आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 18, इस तरीके से चलते जाएंगे। फिर थर्ड एपी में क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 है, फर्स्ट टर्म 5 है तो 5, फिर उसके बाद 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 17 है कि नहीं, 19 सॉरी, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 7 26, ये आ जाएगा। वैसे इसमें तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट थर्ड में।
इन दोनों में तो चलो दिख गया 13 क्या 13 आ जाता है यहाँ पे। इसमें जब अगली टर्म लिखेंगे तो वो आ जाती है 19। हाँ दिख ही गया, अगली बस एक टर्म लिखने का ये था 19, तो मिल गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड से जो कॉमन एपी मिलती है वो बताओ कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड से। 19 40 13 ना, 60 13 13, 28, 13, 28, 43, 58. 43 43 इस तरीके से मिलता चला जाएगा, है ना। एंड फर्स्ट एंड थर्ड से जो मिलेगी वो बताओ क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड। 33, 68. 19 ना, 19 में कितना ऐड करेंगे 21, तो इसमें 40 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, है कि नहीं। 40 में फिर 21 ऐड करेंगे तो 61, 61 में ऐड करेंगे तो 82 एंड 103। इसको भी चलो आगे तक लिख लेते हैं 6 तक। 43 में 15 ऐड होगा तो यह आ जाएगा यहाँ पे 58, 58 में 15 ऐड होगा तो आ जाएगा 73, 23 और ऐसे ही चलते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, तो 103. चलो वो तो मिल ही जाएगा, 103 हमें दिखने वाला है। लेकिन मान लो अगर आगे बढ़ जाते और तब तो मुश्किल हो जाती। मतलब मान लो यहाँ पे हमें 10-11 तक लिखना होता है, यहाँ पे 10-11 तक लिखना होता, तब अगर मिल रही होती तब तो दिक्कत है ना, कितना लिखेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, चलो। और लेकिन अगर हो जाता तो उसके लिए तरीका भी बता दिया मैंने। इसमें क्या करना, इस एपी की जनरल टर्म लिख लेना, 13 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 15, तो यह आ जाएगा 15 n1 माइनस 2। एंड देन इस एपी की लिख लेना जनरल टर्म, 19 प्लस n2 माइनस 1 इंटू 21, दैट इज 21 n2 माइनस 2। और बाद में इन दोनों को क्या कर देना, इक्वेट, क्योंकि इन्हीं दोनों के कॉमन टर्म्स चाहिए। ये n2 है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं दोनों के कॉमन टर्म्स चाहिए थे, तो 15 n1 माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 21 n2 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 5n1 इज इक्वल टू 7n2। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है n1 इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा 7, एंड n2 इज इक्वल टू 5, है कि नहीं। तो n1 अगर 7 पुट करेंगे तो टर्म देख लो क्या आ जाएगी, n1 की जगह पे 7 पुट कर दिया तो वो जो टर्म आएगी 15 इंटू n1 माइनस 15 इंटू 7 माइनस 2, मीन्स ये 105 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 103। या तो n2 की जगह पे भी पुट कर सकते हो 5, तो n2 की जगह पे 5 पुट करोगे तब भी वो 103 आने वाला है, क्योंकि वो कॉमन टर्म थी। तो 103 फर्स्ट कॉमन टर्म रहेगी इन तीनों एपी की। क्लियर है, ये क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। सर नेक्स्ट पेज दिखाओ ना प्लीज। अभी तो ये क्यों किया मैंने, कहाँ तक लिखे आगे, यहाँ तक तो चलो लिख लिया, 7-8 तक लिख के देख सकते हो इसमें तो। लेकिन इधर अगर उतना जा रहा है तो फिर उसको करने के लिए, और आसानी से करने के लिए तरीका है हमारे पास। 3-4 तक लिख के देखना, अगर कोई टर्म मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना, इसकी जनरल टर्म लिखना, इसकी जनरल टर्म लिखना, दोनों को इक्वेट कर देना, वहां से फिर ये रिलेशन आ जाएगा और वो क्लियरली दिख रहा है n1 जब 7 होगा, n2 जब 5 होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो वहां से फर्स्ट कॉमन टर्म मिलती है 103, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 103 आ जाएगा एंड d इज इक्वल टू 105। तो यहाँ से a प्लस डी इज इक्वल टू 208। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। यस यस सर। चलो, तो ये हो गया एपी में टीएन एसएन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं उसके प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो इसको जल्दी से लिख लो।
हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी में भी जीरो हो सकता है। सेकेंड, if A, B, C are in AP, A, B, C are in AP, तो वहां से बताओ ये B माइनस A एंड C माइनस B क्या सेम रहेंगे क्या? Yes, sir. यस सर। और किसके इक्वल रहेंगे? कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? Yes. तो ये आ जाएगा। तो यहां से देख लो हम क्या लिख सकते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ये लिख सकते हैं अगर ABC AP में रहेंगे तो। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत सारे जगह पे यूज हो जाती है। ABC आर इन AP, अब वो एंगल हो सकते हैं, वो साइड्स हो सकते हैं, वो और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो AP में है, वो रूट्स हो सकते हैं। तो AP में तो क्या रिलेशन मिलेगा? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। देख लिया थर्ड प्रॉपर्टी को? सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी ये लिख लिया था ना सभी लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें है इफ वी हैव टू एज्यूम 3 नंबर्स इन AP, if we have to assume 3 numbers in AP, then वो numbers क्या रहेंगे? A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। और ये जनरली तब लेना जब हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि 3 नंबर्स आर इन AP एंड उनका सम कुछ गिवन रहेगा वहां पे, कुछ कांस्टेंट। तो उस केस में 3 नंबर जो AP में उनको हमें ये लेना पड़ेगा, ताकि देख लो सम करने पे ये D कैंसल आउट हो जाएगा और हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। एंड फिर D की वैल्यू निकालने के लिए और एक कंडीशन गिवन रहेगी, ठीक है। तो जब भी सम ऑफ 3 नंबर्स गिवन है, सम ऑफ 4 नंबर्स, सम ऑफ 5 नंबर्स इन AP, तो उस केस में नंबर सम इस फॉर्म में एज्यूम करेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। वरना लेने के लिए तो A प्लस डी, A प्लस 2D भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा 2-3 स्टेप कैलकुलेशन में। तो उसको आसानी से करने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स इन AP, तो वो नंबर्स क्या रहेंगे बताओ? A minus 3D, A minus B, A A minus माइनस 3D, 3D, A माइनस D, A minus D, A plus D and A plus 3D। A प्लस 3D। कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा इसमें? 2D, 2D का, ये ध्यान रखना। और इसमें कितने का रहेगा? इसमें D। D का ही रहेगा। D का, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे D लिखा हुआ है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस नहीं है इस AP का। इस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो वो 2D दिखता है, तो 2D उसका कॉमन डिफरेंस है। फिर 5 टर्म्स अगर कंसीडर करने हैं तो A minus 2D, A minus A D, minus 2D, A माइनस 2D, A माइनस D, A minus A, A A प्लस D एंड A प्लस plus D। 2D।
तो इस तरीके से हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। जनरली कब एज्यूम करना है इस फॉर्म में, जब हमें क्वेश्चन में सम ऑफ दीज टर्म्स ऐसा कुछ गिवन रहेगा तब। चलो ये थर्ड हो गया। फोर्थ के ऊपर आ जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, एसएन के प्रूफ में देखा है ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम सेम आता है, वो देखा है। यस सर। तो उसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, तो लिखो इन एपी sum of the terms in AP sum of the terms equidistant from the beginning and end, equidistant from the beginning and end is same and equal to the sum of first and last term, and equal to the sum of first and last term। वैसे नहीं भी लिखते तो समझ में आ जाता कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, स्टार्टिंग से पहली एंड से पहली, उन दोनों का सम, फिर स्टार्टिंग से सेकेंड, फर्स्ट लास्ट से सेकेंड, उन दोनों का सम, ये सेम आने वाले हैं क्योंकि वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड है। ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, तो उसको लिख भी लेते हैं इस फॉर्म में। ये a1 a2 a3 2an minus 2 an minus 1 an आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो वहां से हम an प्लस a1 इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस a2 इज इक्वल टू an माइनस 2 प्लस a3, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, सेम, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी if we add and subtract, if we add and subtract each term of an AP, each term of an AP by same constant, by same constant, then resulting sequence, then resulting sequence is also an AP, then resulting sequence is also an AP with common difference। क्या कॉमन डिफरेंस चेंज होगा क्या? नो सर। Yes, sir. नो। थोड़ा सोच समझ के बताओ। हर एक टर्म में हम लैम्डा ऐड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, विथ सेम कॉमन डिफरेंस। सर वो ऑल्सो एन एपी है ना? हाँ तो लिखो, इसमें फिर से बताता हूँ। इफ वी ऐड each term of an AP by fixed by same constant, add and subtract by same constant, then resulting sequence is also an AP, resulting sequence is also an AP with same common difference, with same common difference। ठीक है, लिख लिया। यस सर। 6 नंबर की प्रॉपर्टी,
if we multiply and divide, if we multiply, divide each term of an AP by same constant, by same constant, by same constant, then resulting sequence, then resulting sequence is also an AP. Then resulting sequence is also an AP. अब इसमें कॉमन डिफरेंस वही रहेगा क्या? नो सर, चेंज हो जाएगा। नहीं, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वो सेम रहेगा। ठीक है, हो गया? सर हाँ, सर कॉमन डिफरेंस कितने से चेंज होगा? लैम्डा टाइम, मतलब मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक को, तो वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, या लैम्डा से डिवाइड कर रहे हैं तो ओके। लैम्डा टाइम डिवाइड हो जाएगा वो लैम्डा से, ये होगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कल के लेक्चर में डिस्कशन होगा, उसमें हम FOM1 कंप्लीट कर लेंगे एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है सर सर बोलो ना। सर वो 6 में मल्टीप्लाई और डिवाइड था या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड था? मल्टीप्लाई और अभी डिवाइड और कर लो। यस सर, हाँ, थैंक यू सर। दोनों कर सकते हो एट अ टाइम, या दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्टिंग सबके साथ, सारे नंबर के साथ एक ही चीज करनी है, लेकिन ठीक है, सेम यस सर। कांस्टेंट से करना है, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP आएगी। चलो आज यस के लिए सर। इतना ही है, बाकी कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम दोनों मॉड्यूल्स बचे हुए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट बाकी है, तो वो डिस्कस करके खत्म कर लेंगे, ताकि फिर परसों के एग्जाम में फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो थैंक यू सर, बाय सर। चलो बाय बाय। थैंक यू।